नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। शिल्पा राजपूत जी हैं हमारे साथ, फैजान खान हैं, विशाल बिंद हैं, अजय यादव हैं, सोनिया सिंह हैं, जगदीश सिंह जी हैं, हमारे साथ शिवम हैं। और जो भी साथी प्लीज साथ हमारे जुड़ चुके हैं वो प्लीज आएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक बार क्लास में। ठीक है, साक्षी माही हैं, साक्षी जी नमस्ते। बहुत बहुत सुभाषी आपको, प्रियंका साहू हैं, आशीष सिंह हैं, राहुल तिवारी हैं, उजाला जी हैं, श्याम हैं, प्रीति हैं, प्रतीक हैं, और नीलम जाटव जी हैं, आंचल सिंह हैं, सीमा हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। बहुत मुश्किल हो जाता है वास्तव में, ठीक, सभी के एक साथ नाम लेना, ठीक, क्योंकि बहुत तेजी से आपके साथ आपके नाम चलते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, सभी को बहुत बहुत शुभाशीष। ठीक है, नमस्ते जी, राम राम, शुभ प्रभात। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और ठीक है, सबसे पहले आप सब लोग यहाँ पर फोकस करेंगे कि आप लोग संविधान सभा पर ही अभी चल रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा संविधान सभा में, वो आप सभी को मैंने बता दिया। तो ये आपका प्रज्ञान बैच है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रज्ञान बैच है, और इसमें क्लास चल रही है आपकी राज व्यवस्था की। और आपको पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम दिग्विजय है, जो राज व्यवस्था पढ़ा रहा है आपको। ठीक है, चलिए, ओके। ठीक है, आइए बस समझ में सभी को। तो प्रज्ञान वैच, राज व्यवस्था, ठीक है, दिग्विजय, और क्लास का समय होता है 10 AM, 10 AM। ठीक है, इससे पहले भी विनायक 2.0 में इस क्लास का समय 10 बजे था। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्लास रही विनायक 2.0 में पॉलिटी की। ठीक है, लास्ट तक चली बिल्कुल, और जबरदस्त हमने पॉलिटी को पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर भी हम बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली और बहुत प्यारे तरीके से पॉलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज को पूरी तरह से क्लियर करते हुए। और इस बार ठीक है, बड़ा स्वाभाविक है, जो लोग होंगे ठीक है ना विनायक 2.0 में, उन्हें पता चल रहा होगा कि इस बार ज्यादा मिल रहा है। वो हर बार मिलेगा, मैं जितनी बार पढ़ाऊंगा कुछ ना कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, आइए। तो हम संविधान सभा पर चल रहे थे, और संविधान सभा में आज हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। कैबिनेट मिशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एज आई प्रॉमिस टू यू। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चे, कि ठीक है, हम लोग जो है ना, ठीक है, दोनों ही जितने भी टेक्निकल टर्म होंगे उनको हम अंग्रेजी में जरूर बताएंगे, बिना अंग्रेजी में बताए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको मैं बिल्कुल शुरुआत से लेकर और लास्ट तक कंटिन्यू करूंगा। कैबिनेट मिशन, अब ये जो कैबिनेट मिशन है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो कैबिनेट मिशन है, ये कैबिनेट मिशन कब आया है, बताएंगे बच्चे। ये कैबिनेट मिशन कब आया है? तो ये आया है, ठीक है ना, आया, सीधा सीधा लिख देता हूं, कमिंग, ठीक है, टू इंडिया। ये कैबिनेट मिशन आया आपका 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च, 24 मार्च 1946 की बात है। 1946 में ये कैबिनेट मिशन भारत आया, और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। हम ये भी जानते हैं, जब पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा का गठन हुआ कैसे, ठीक है, तो संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर, कैबिनेट मिशन के द्वारा सुझाए गए जो प्रस्ताव थे उनके आधार पर, है ना। तो आया ये, ठीक है, 24 मार्च को। ये डेट आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे से याद रखनी है। लेकिन ये प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया? अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई यह प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया, तो यहां पर आपके पास डेट होगी कि भाई ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को, ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है 16 मई को। और ये कैबिनेट मिशन आया कब है? तो ये 24 मार्च को आया है। क्या ये बात ध्यान रखेंगे? ठीक है, आया कब है? 24 मार्च को, और इसके आधार पर प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया है? 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है भैया इसको कैबिनेट मिशन? इसको कैबिनेट मिशन कहे जाने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट
स्तर के मंत्रियों के द्वारा भारत लाया गया था। 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री भारत आए थे इस प्रस्ताव को लेकर। ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश सरकार ने, उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने इसको तैयार किया था। और फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो इसको इंडिया लेकर आए थे। वो जब इंडिया पहुंचे थे, भारत में आए थे 24 मार्च 1940, लेकिन फिर 24 मार्च से लेके और मई तक उन्होंने अलग अलग समय पर, ठीक है, भारतीय राजनीतिक जो चिंतक हैं, जो विचारक हैं, जो उस समय इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, उन इंडियन पॉलिटिशियंस से भेंट की, उनसे वह मिले, ठीक है, और उन्होंने अपने इस प्रस्ताव को रखा कि किस आधार पर वह संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे, क्योंकि हर एक मिशन का एक अध्यक्ष होता है भाई, तो इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस उस समय भारत राज्य सचिव थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पैथिक लॉरेंस उस समय कौन थे भैया? भारत राज्य सचिव थे। और पैथिक लॉरेंस के साथ जो 2 अन्य सदस्य थे, उनमें एक थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर नेवी मिनिस्टर थे उन दिनों, नौसेना मंत्री थे एवी अलेक्जेंडर जो थे, ठीक है। और दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स जो है ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे भैया? बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च को, इसने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया 16 मई को। इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे जो कि भारत राज्य सचिव थे, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। तो टोटल पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था, ठीक है। आप देखो, अगर आपसे पूछा गया कि भाई कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था, तो इस तरह के प्रश्नों को हमें, ठीक है, खुद ब खुद उत्तर देना होता है। ये प्रश्न लिखाने वाले नहीं होते, हमें खुद पता होना चाहिए कि भाई ये 3 सदस्यीय मिशन था, ये 3 सदस्यीय मिशन था, ठीक है ना। और इसी के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, अनडाउटेडली, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अनडाउटेडली इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। आ रही है बात समझ में? बोलो क्लियर है? यहां तक तो ठीक है। ये सारी बातें हम पहले भी, ठीक है, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, जरा इसको आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पर सब लोग, मेरे जितने भी प्यारे छोटे बहन भाई हैं, वो समझना कि ये संविधान सभा है, मान के चलिए, ठीक है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये संविधान सभा है। इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 है। कितनी है? 389, ठीक है। संविधान सभा में जो टोटल मेंबर्स होंगे, कुल सदस्यों की संख्या होगी इसमें 389। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो 389 मेंबर्स हैं, है ना, ये जो 389 मेंबर्स हैं टोटल, इन 389 मेंबर्स में से जो 296 मेंबर्स हैं, 296 सदस्य जो हैं, ये आएंगे 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से। ये 296 सदस्य कहां से आएंगे? ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आएंगे। अब आपको एक बात तो पता है, आप औरों से तो बहुत बेहतर स्थिति में हैं, ठीक है, क्योंकि आपको क्लास के शुरुआती ही लेक्चर्स में ये पता चल गया कि भाई हम ब्रिटिश भारत के प्रांतों को 2 भागों में डिवाइड किए हुए हैं। उस समय भारत में 2 तरह के प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया हैं, ब्रिटिश भारत के प्रांत हैं। एक ऐसे हैं भैया जहां पर गवर्नर का शासन होता है, तो गवर्नर के शासन वाले जो प्रांत है उनकी संख्या 11 है, तो 11 प्रांतों से टोटल 292 सदस्य चुने जाएंगे। और दूसरे ऐसे प्रांत हैं जहां पर गवर्नर का नहीं बल्कि चीफ कमिश्नर का शासन होता है, तो चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों से 4 सदस्य चुने जाएंगे। कितने सदस्य? 4 सदस्य। तो 292 सदस्य जो हैं वह गवर्नर वाले प्रांतों से,
292 सदस्य जो है भैया वे गवर्नर वाले प्रांतों से, और 4 सदस्य जो हैं वे चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों से। चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों से चुने जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रिटिश भारत के प्रांतों से टोटल 296 सदस्य आएंगे, ठीक है। अब 93 सदस्य, ये जो 93 सदस्य हैं ये प्रिंसली स्टेट से आएंगे, देसी रियासतों से आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। 93 सदस्य देसी रियासतों से आएंगे। अब ये जो देसी रियासतों से 93 सदस्य आएंगे, इन 93 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा, इन 93 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। नॉमिनेट किए जाएंगे। ये जो 93 सदस्य हैं, ये 93 सदस्य क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे, मतलब इन सदस्यों के लिए चुनाव नहीं होगा, ठीक है। देशी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा ये सदस्य चुनकर या मनोनीत कर कर भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि देशी रियासतों के 93 सदस्य, ठीक है, इनके प्रमुखों के द्वारा, जो देशी रियासत के प्रमुख होंगे, इनके प्रमुखों के द्वारा सेलेक्ट करके संविधान सभा में भेजे जाएंगे, कॉन्स्टेंट असेंबली में, संविधान सभा में भेजे जाएंगे। भेजे जाएंगे। आ रही है ये बात सभी को समझ में? बोलेंगे आ रही है ये बात सभी को समझ में? ठीक है। तो इनके प्रभु के द्वारा सेलेक्ट करके इनको संविधान सभा में भेजा जाएगा। हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनको भेजेंगे, संविधान सभा में हम इनको भेजेंगे। जी बहुत अच्छे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं। तो मतलब इन सीटों पर चुनाव नहीं होगा, बल्कि इन सीटों पर क्या होगा? नॉमिनेशन होगा, ठीक है। इन सीटों पर मनोनयन होगा, इन सीटों पर चुनाव नहीं होगा। अब आते हैं हम ब्रिटिश भारत के प्रांत। ब्रिटिश भारत के जो प्रांत हैं उनकी संख्या 296 है। 292 सदस्य गवर्नर के प्रांतों से, 4 सदस्य जो हैं वो चीफ कमिश्नर के प्रांतों से आएंगे। लेकिन इन सीटों के लिए एक्चुअली चुनाव होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो 296 सीटें हैं ये निर्वाचित होंगी, ये इलेक्टेड होंगी, ये इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। तो सवाल ये उठता है कि जो 93 सीटें हैं प्रिंसली स्टेट्स वाली, देसी रियासतों वाली, भाई 93 सीटों पे कोई चुनाव नहीं होना, 93 सीटों पे कोई इलेक्शन नहीं है। बस ये है कि जो उन देसी रियासतों के प्रमुख हैं, जो राजे हैं, महाराजे हैं, नवाब हैं, निजाम हैं, वो या तो खुद या अपने बेटे को या फिर किसी को भी, अपनी पत्नी को या फिर अपनी सिस्टर को, मतलब जिसको वे चाहें, या फिर अपने, ठीक है, किसी सचिव वगैरह को, जो भी उनको लगता हो कि वे देसी रियासतों की मांगों को अच्छे से संविधान सभा के समक्ष रख सकते हैं, वे उनको संविधान सभा में भेज देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो 296 सीट जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आएंगी, इन पर इलेक्शन होगा, इन पर निर्वाचन होगा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है और यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या ये इलेक्शन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होगा, क्या ये इलेक्शन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, या फिर ये सीमित मताधिकार होगा, ठीक है, ये कैसा होगा? तो ये ध्यान रखना, नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बिल्कुल भी नहीं होगा। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लें, इसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? ठीक है, आप में से अधिकांशतः लोग 18+ आयु के होंगे, अधिकांशतः क्या सब होंगे भाई, ठीक है। यूपी दरोगा का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसका फॉर्म आपने फिल किया है, तो ऑब्वियस सी बात है 21 वर्ष से ऊपर की आयु के आप होने चाहिए, है ना। तो आप लोग 21 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आप सब लोग सुने इस बात को बहुत अच्छे से कि आप लोगों ने लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों के चुनाव में वोट किया होगा। बेशक वोट नहीं किया, लेकिन आपका, ठीक है, एक मतदाता पत्र बना हुआ होगा, ठीक है, आपके पास वोटिंग आईडी होगी। हाँ भाई, ये 292 है, 296 टोटल, 296 प्लस, ठीक है, 93, 389 हुए, ठीक है ना। और इसमें से 292 गवर्नर के प्रांतों से आएंगे, 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से आएंगे, यही मैं बता रहा हूं। अच्छा, तो आपके पास, ठीक है, वोटिंग आईडी होगी, एक वोटर आईडी, और ठीक है, आप वोट डालने के अधिकारी हैं। वो बात अलग है कि आपने वोट डालना नहीं होगा या फिर आपने वोट डाला भी होगा, और हमको वोट डालना भी चाहिए यार, बड़ा स्वाभाविक होता है,
ठीक है, ये वोट डालना भी जो है ना हमारा एक प्रकार का लीगल राइट है, ये आपको समझना है कि हमको वोट डालना है ना। अगर लोकतंत्र में ठीक है हमें कुछ फैसले लेने का अधिकार है तो वो फैसले हमको लेने चाहिए, और उन फैसलों में से एक प्रमुख फैसला हमें अपनी सरकार चुनने का होता है, तो हमको चुनना चाहिए सरकार। ठीक है, हाँ होंगे ना, तो उसको हम लोग कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, जो लोकसभा विधानसभा और पंचायतों के चुनाव में हमें लोग जो वोट करते हैं उसी को बोलेंगे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु के जितने भी लोग होते हैं ठीक है वो ठीक है अपना वोट बनवा सकते हैं, उनके पास मतदाता पत्र होता है, वोटिंग आईडी होती है, तो वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं होगा, स्पेशली मैंने लिख दिया है। जबकि आप 1938 का नेहरू का स्टेटमेंट याद करें सब लोग, कमेंट ना करें बस सुने सब लोग। 1938 का नेहरू का स्टेटमेंट याद करें। नेहरू क्या बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के एक ऐसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई हो। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा के द्वारा निर्वाचित होगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हो। क्या हमारी संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी थी? नहीं। तो फिर कैसी चुनी थी? तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि हमारी संविधान सभा पार्सली नॉमिनेटेड एंड पार्सली इलेक्टेड थी। ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत पूछा गया कि हमारी संविधान सभा क्या थी? पार्सली नॉमिनेटेड, संविधान सभा आंशिक मनोनीत, आंशिक मनोनीत एवं आंशिक रूप से निर्वाचित एक निकाय थी। आंशिक रूप से निर्वाचित एक निकाय थी। तो अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से मनोनीत और आंशिक रूप से निर्वाचित एक निकाय थी। ये बात सभी को समझ में आ रही है? एसी चल रही है बेटा, चल रही है एसी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? तो ये हमको पता चल गया कि ठीक है क्या है। अब देखो, अब सवाल ये पैदा होता है, देखो अब हमें हर एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से समझनी। सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है सर, ठीक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, मतलब उस समय के भारत के उन लोगों ने जो 18 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर की आयु के होंगे उन्होंने वोट नहीं डाला। ठीक है सर, ठीक है ना, कि लोगों ने वोट नहीं डाला संविधान सभा के 296 सीटों के लिए। तो फिर वोट डाला किसने? बात समझ में आ रही है? तो वोट डाला किसने? अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो एक बार मैं फिर से इस आंकड़े को लिखता हूं। 389 टोटल मेंबर्स थे। ठीक है, 389 में से 93 प्रिंसली स्टेट से आने थे, देसी रियासतों से आने थे, प्रिंसली स्टेट से, देसी रियासतों से आने थे। ठीक है, और जो बचे हुए 296 हैं वह ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आने थे, वह ब्रिटिश प्रांतों से आने थे। ब्रिटिश प्रांतों से जो 296 सदस्य आने थे उनका कैटेगरीशन कुछ इस तरह से था, 292 प्लस 4, 4 जो थे वह चीफ कमिश्नर के प्रांतों से आने थे, चीफ कमिश्नर के प्रांतों से आने थे, और 292 जो थे वह गवर्नर के प्रांतों से आने थे। ठीक है, ये बात आई समझ में? ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई? ठीक है सर, क्लियर हो गई। अब देखो, इन सीटों पर 292 प्लस 4 सीटों पर जो चुनाव होंगे, ठीक है यहां पर ध्यान रखना, इन सीटों पर क्या होंगे? इलेक्शन। इन सीटों पर चुनाव होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इन सीटों पर क्या होगा? इन सीटों पर सदस्य मनोनीत किए जाएंगे देसी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा। जैसे मान के चलिए कि हम भोपाल के राजा हैं, है ना, हम भोपाल के नवाब हैं, और नवाब साहब बताइए, जी हाँ सब खैरियत। ठीक है, अब नवाब साहब ठीक है या तो खुद चले जाएंगे संविधान सभा में शामिल होने के लिए, खुद नहीं जाएंगे तो नवाब साहब अपनी बेगम को भेज देंगे, ठीक है ना, या फिर अपने बेटे को भेज देंगे। नवाब साहब को जो लगे कि जो कम मूर्ख है मतलब नवाब साहब को ये लगे कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको भेज देंगे, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर तो बड़ा सिंपल है मामला, यहाँ पर मामला थोड़ा सा कठिन है क्योंकि यहाँ पे चुनाव होंगे। तो चुनाव बेटा होंगे कैसे? सवाल ये पैदा होता है चुनाव होंगे कैसे? तो देखो, आपने पढ़ा था कि प्रांतीय विधानसभाएं स्थापित हो चुकी थी, प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हो चुके थे। तो ये जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य हैं, ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्य एक्चुअली वोट करेंगे संविधान सभा के सदस्यों के लिए। ये जो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य हैं, ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्य वोट करेंगे संविधान सभा के सदस्यों के लिए। मतलब जनता ने संविधान सभा के सदस्यों के चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर से लिखता हूं तुम लोगों के नॉलेज के लिए, जनता ने
संविधान सभा के 296 सीटों के लिए चुनाव नहीं किया, सीटों के लिए चुनाव नहीं किया। सीटों के लिए 296 सीटों के लिए चुनाव नहीं किया, जनता ने चुनाव नहीं किया। अब जनता ने बेटा 296 सीटों के लिए चुनाव नहीं किया, तो फिर ठीक है, चुनाव किसने किया? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुनाव किया। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुनावों में भाग लिया, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुनावों में भाग लिया। इसका मतलब है कि जनता ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, जनता ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। ये बात समझ में आ रही है ना भाई? देखिए बोलो एक बार, क्लियर है? यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इशू तो नहीं है? एक भैया कह रहा है कि इतना बोरिंग क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा यहां पर कोई ऑर्केस्ट्रा का शो हो रहा है क्या, कि जो मुन्नी नाचेगी? है यहाँ पढ़ाई हो रही है मेरे भाई, जितना इंटरेस्टिंग पढ़ाया जा सकता है उतना पढ़ा रहा हूं मैं। देखिए अब मैं भी नाच नाच के, छाती पीट पीट के पढ़ाऊं? बेवकूफ व्यक्ति। तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुनावों में हिस्सा लिया, लेकिन जनता ने चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसका मतलब है कि संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित निकाय नहीं थी। इसका मतलब संविधान सभा, ये वो चीजें मैं लिखा रहा हूं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां से सीधे प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इसका मतलब संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित निकाय नहीं थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित निकाय नहीं थी। आधार पर निर्वाचित निकाय नहीं थे। नहीं थी। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? ये बात मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित निकाय नहीं थी। कोई भी आपसे कहे कि क्या संविधान सभा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पर आधारित थी, आप कहेंगे नहीं। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने ठीक है हिस्सा लिया था। ठीक है, और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं में ही हुआ था। तो प्रांतीय विधानसभाओं में संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, और प्रांतीय विधानसभा के चुनावों में मतलब प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने ही इन चुनावों में पार्टिसिपेट किया। आ रही है बात समझ में? तो फिर से हम बात करेंगे, यहां पर फिर से हम लिख लेते हैं कि भाई प्रांतीय विधानसभाओं में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। सदस्यों ने इसमें भाग लिया। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। तो प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुआ, और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने इसमें बेटा क्या किया? पार्टिसिपेट किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। तो एक कहानी क्लियर हो गई आपको कि भाई जो 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, ठीक है, उन चुनावों में किसने वोट डाले थे? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने वोट डाले थे। ठीक है, आम लोगों ने वोट नहीं डाले। तो वो जो नेहरू का स्टेटमेंट था, इसका मतलब है कि नेहरू ठीक है ऐसे ही गप्पे बहार रहे थे। नेहरू ने बोला कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, तो बेटा बाहरी हस्तक्षेप भी था भाई। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, ऐसी संविधान सभा
जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होगी तो बेटा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर भी निर्वाचित नहीं हुई थी। बात समझ में आ रही है? वो वयस्क मताधिकार के आधार पर भी निर्वाचित नहीं हुई थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, और ये सिंपल सी बातें हमें बिल्कुल लग रही हैं कि बड़ी सिंपल है, लेकिन जब ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा संविधान सभा को कि ठीक है ऐसे ही पढ़ लिया हमने ऊपर ऊपर से, और फिर संविधान सभा को पढ़ते हुए भी हम एग्जाम में प्रश्न नहीं कर पाते। तो ये इश्यू आता है कि एग्जाम में क्यों नहीं प्रश्न होते। यहां पर ये बात हमारे समझ में आ गई, ये बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर हमें ये बताना है कि इस संविधान सभा का पूरा, ठीक है, जो प्रारूप था, ठीक है, वो आप एक बार विस्तार से समझा दो। ठीक है, पूरा प्रारूप कैसा था? क्या इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया था? जी हाँ। ठीक है, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया था संविधान सभा में। प्रणाली को स्वीकार किया गया था, यह बात ध्यान रखना है, स्वीकार किया गया। बहुत प्रश्न आता है यहां से, स्वीकार किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को। और इसके अलावा न केवल सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बच्चे हमने स्वीकार किया, बल्कि हमने सीटों का जो निर्धारण किया, हमने सीटों का जो निर्धारण किया वह मुस्लिम सिख व सामान्य में किया। सीटों का निर्धारण मुस्लिम सिख व सामान्य के लिए किया। ठीक है, ध्यान रखना। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया था। तो सांप्रदायिक सीटों का मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन यदि था तो वो भैया जी किस तरह से रिजर्वेशन दिया गया था, सीटें किस तरह से निर्धारित की गई थी? तो मुस्लिम सिख व सामान्य में, मतलब सामान्य का मतलब वो है जिनमें मुस्लिम और सिख शामिल नहीं है उनको हम सामान्य के अंतर्गत रखेंगे। जिसमें मुस्लिम और सिख सामान्य नहीं है उसको हम शामिल नहीं है उनको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? उनको हम सामान्य के अंतर्गत रखेंगे। तो सीटों का निर्धारण किया गया था मुस्लिम सिख व सामान्य के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना था। तो ये एक एवरेज हम निकालते हैं। ठीक है, आज भी हमने संपूर्ण भारत की जनसंख्या को लोकसभा के सीटों के निर्धारण के क्रम में 543 भागों में बांटा है। भाई लोकसभा में आज वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 543 है। इसका मतलब है कि संपूर्ण भारत की जनसंख्या को हमने 543 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो एक भाग, अब आप देख सकते हैं कि, ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया जी कितने लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण होता है। वो बात अलग है कि अभी तक हम 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही या 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा में वर्तमान में सीटों का निर्धारण किए हुए हैं, लेकिन एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं। तो इसी तरह से संविधान सभा में जो सीटों का निर्धारण किया गया था वो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। ये बात भी आपको लिखनी है। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। 10 लाख की जनसंख्या पर भैया एक सीट का निर्धारण किया गया था। आ रही है बात समझ में भैया सभी को? प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट हमने निर्धारित की थी। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, बिल्कुल थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। मुस्लिम सिख व सामान्य में हमने सीटों का निर्धारण किया था। हमने मुस्लिम सिख व सामान्य में सीटों का निर्धारण किया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, मुस्लिम सिख व सामान्य में हमने सीटों का निर्धारण किया था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, ठीक है, एक सीट आरक्षित की गई थी। कितने पर? प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर। और चुनावों में वोट किसने दिया था? जनता ने नहीं, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुनावों में वोट दिया। बस इतनी सी बात है। ये था भैया पूरा कैबिनेट मिशन। देखिए, ये कैबिनेट मिशन की पूरी रिकमेंडेशन थी। अब मुस्लिम लीग कैसे संतुष्ट हुई, सवाल ये उठता है। अगर मान के चलिए कि आपके एग्जाम में मेंस होता और मेंस में आपसे पूछा जाता कि भाई क्रिप्स मिशन को तो मुस्लिम लीग ने फेल कर दिया,
क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, जबकि क्रिप्स मिशन में अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं बच्चे मुस्लिम लीग को, ठीक है ना, अधिकार दिए थे, मुस्लिम लीग को राइट दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग या तो उसे समझ ना पाई या उसमें बेचैनी ज्यादा थी, मैंने आपको कल बताया। लेकिन फिर भी इसको क्यों स्वीकार कर लिया, जबकि इसमें तो स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग नहीं है। तो एक प्रश्न पूछा गया था एक बार छत्तीसगढ़ पीसीएस में कि क्या कैबिनेट मिशन ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था, आप लिखेंगे नहीं। कैबिनेट मिशन ने पूर्णतः पूर्णतः पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, पूर्णतः पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। और ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ने ही उसे संतुष्ट कर दिया, ने ही मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर दिया। ठीक है ना बच्चे, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ने ही मुस्लिम लीग, एमएल लिख देता हूं, मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर दिया, संतुष्ट कर दी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ने मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर दिया। मुस्लिम लीग, ठीक है, इसी से खुश हो गई कि चलो ठीक है यार, ठीक है, कुछ तो मिला, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मिली, इतना हमारे लिए बहुत है, कुछ तो मिला, कुछ ना मिलने से बेहतर है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया यार तुम लोग, ठीक है, थैंक यू सो मच। इतने दिल फिल मत भेजो, ठीक है, बचा के रखो मुन्ना, आगे बहुत बड़ी जिंदगी है, काम आएगा। हो सकता है अभी भी काम आ रहे हो ये दिल, तो इसलिए इनको बचा के रखो, है ना तुम लोग। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब ठीक है, हमें कैबिनेट मिशन समझ में आ गया कि सर कैबिनेट मिशन क्या था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है, उस समय के 3 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के द्वारा भारत में एक मिशन भेजा गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत में संविधान सभा का गठन करना, क्योंकि अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों से प्रॉमिस किया था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे, जो भारतीयों के द्वारा ही होगा, और वही संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो अंग्रेज जाते जाते अपने इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एक कैबिनेट मिशन लेकर आए, लेकिन भारत में बहुत बड़ा राजनीतिक गतिरोध था इस समय, और वो राजनीतिक गतिरोध था पाकिस्तान के निर्माण को लेकर। इसको दूर करने का प्रयास किया वेविल ने, वेविल योजना में, ठीक है ना, लेकिन वेविल योजना को पूरी तरह से मुस्लिम लीग ने नकार दिया था, और वेविल योजना में बहुत सारी दिक्कतें भी थी, ठीक है, मैंने आपको बताया। फिर वही दूसरा शिमला सम्मेलन हुआ, शिमला सम्मेलन जो कि शिमला में हुआ, जिसमें टोटल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन वह शिमला सम्मेलन भी सफल नहीं हो सका, और उसमें मुस्लिम लीग की ये जो बचकानी हरकत थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने कहा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे वो सारे के सारे मुस्लिम लीग से ही आएंगे, किसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। कांग्रेस को झटका लग गया, कांग्रेस ने कहा इससे तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि हम मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, और कांग्रेस को मुस्लिम समर्थन चाहिए था। ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हर एक धर्म का समर्थन चाहिए, एक बात ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, ये लोकतंत्र है, ठीक है ना, और इसमें ऐसा होता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, हर एक धर्म का समर्थन, ठीक है, तो बिना उसके काम नहीं चल सकता। तो ऐसी स्थिति में फिर चलो ये सारा संवैधानिक गतिरोध चल ही रहा था, कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने कहा कि नो इफ नो बट ओनली कैबिनेट मिशन। अब मुस्लिम लीग की वही पुरानी जो मांग थी, पाकिस्तान पाकिस्तान, वो अब भी बनी रही, लेकिन कैबिनेट मिशन ने कह दिया कि 1 लाख तक हम तुम्हारी इस मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे, केवल एक मुस्लिम लीग जो है वह पाकिस्तान की मांग को उठाते हुए कहीं ना कहीं नाराज दिख रहा था। तो मुस्लिम लीग ने भी दिमाग लगाया कि भाई साहब, अगर मैं नाराज रहा तो कुछ भी नहीं उखाड़ पाऊंगा, मतलब मैं कुछ भी नहीं महत्वपूर्ण कर पाऊंगा मेरे भाई, मैं कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी फेवर में है अब कि हाँ संविधान सभा का गठन होना चाहिए, तो इसलिए हमें इसमें भाग लेना चाहिए, और भाग लेने के बाद फिर हम संविधान सभा की कार्य प्रणाली में हिस्सा लेके और वहां पर संविधान सभा के सदस्यों के बीच में पाकिस्तान पाकिस्तान करेंगे, मतलब हम संविधान सभा की कार्रवाई को वहां पर जाकर डिस्टर्ब करेंगे।
क्योंकि यहाँ तो हमारे आप कोई मानने वाला है नहीं, और कैबिनेट मिशन तो बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। आइए बात समझ में सभी को, बस इतनी सी बात थी, और यहाँ पर मैंने ये सारी बातें आपको ठीक है बहुत अच्छे से बता दी। अब संविधान सभा के लिए 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, क्योंकि चुनाव केवल 296 सीटों के लिए होना था, तो 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। चुनाव हुआ, और ये जो 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, ये चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, जो चुनाव कंडक्ट हुए। ठीक है, और इनका जो परिणाम आया वह अक्टूबर नवंबर में आया। 296 सीटों के लिए चुनाव का परिणाम अक्टूबर नवंबर में। हालांकि मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा उम्मीदों से भरी हुई थी, 1946 में परिणाम आया। मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा उम्मीदों से मेरे प्यारे बच्चे भरी हुई थी। वह क्यों भरी हुई थी, इसके पीछे का रीजन है कि मुस्लिम लीग को लग रहा था कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम लीग बहुत बड़ी बढ़त हासिल करेगी, और अगर देखा जाए तो हिंदुओं के लिए तो बहुत सारी और भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हिंदू तो कांग्रेस को भी वोट डालेगा, हिंदू मुस्लिम लीग को भी वोट डालता था। ठीक है, मुस्लिम लीग में भी बहुत सारे हिंदू नेता थे, ऐसी बात नहीं थी कि मुस्लिम लीग केवल मुसलमानों की पार्टी थी, इसमें हिंदू नेता भी थे मुस्लिम लीग में। ठीक है, जैसे मंडल साहब थे, और भी बहुत सारे नेता थे। ठीक है, वो सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मुस्लिम मुस्लिम लीग को लग रहा था कि मुसलमान तो हमें वोट देंगे, लेकिन हिंदुओं का वोट बढ़ जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, तो कांग्रेस से इतनी कम सीटें हम नहीं ले पाएंगे, इतनी भी हमारी कम सीटें नहीं आएंगी, कांग्रेस के बराबर बराबर हम सीटें ले ही आएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, इस गलत फहमी में मुस्लिम लीग थी। लेकिन एक्चुअली क्या था ना, कांग्रेस इमोशन था। जैसे मैं आपको बताऊं कैसे कांग्रेस इमोशन था, कि भाई स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने बलिदान दिया है, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जनता कांग्रेस की बात मानती है, कांग्रेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो ठीक है जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जनता में कोई भी व्यक्ति लोकप्रिय होना मेरे प्यारे बच्चे, तो फिर ठीक बहुत मुश्किल होता है उस पॉलिटिकल पार्टी को हरा पाना। तो ये स्थिति मुस्लिम लीग की ये स्थिति कांग्रेस की थी, ये स्थिति मुस्लिम लीग की नहीं थी। ठीक है, तो चुनाव हुए 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में, और परिणाम आए अक्टूबर नवंबर में। अब आप जब परिणामों को देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात कि सर आप परिणामों को देखकर शॉक हो जाएंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वास्तव में अपने आप में चौंकाने वाले परिणाम थे। मुस्लिम लीग को तो भैया जी, वो जैसे आपने उस मूवी का डायलॉग देखा है ना, शिवाजी द बॉस, क्यों हिला डाला ना, तो ऐसे ही एकदम हिला डाला मुस्लिम लीग को। इन 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। इन चुनावों में ध्यान रखना 208 सीट अकेले कांग्रेस को मिली बच्चे, जो कि बहुत बड़ा डेटा था। 208 सीट 296 में से, आप सोच के देखिए, ठीक है, 296 में से 208 सीट ठीक है कांग्रेस को मिली। 73 सीटें जो हैं वह मुस्लिम लीग को मिली। मुस्लिम लीग बहुत पीछे रह गई, मुस्लिम लीग। लेकिन फिर भी उस समय भारत में जो हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन का रेशियो था, उस हिसाब से मुस्लिम लीग को ठीक ठाक सीटें मिली थी, इतनी भी कम सीटें मुस्लिम लीग को नहीं मिली थी। और भैया जो 15 सीटें थी वह अन्य छोटे दलों को, छोटे दल का मतलब है जिनको बहुत कम सीटें मिली हैं, एक एक सीटें मिली हैं, उनको हम छोटे दल कहेंगे। तो छोटे दलों को 15, और प्लस बचे निर्दलीय उम्मीदवारों को, दोनों को मिलाकर अन्य छोटे दल प्लस निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार। तो अन्य छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलाकर 15 सीटें मिली थी। तो ये था भैया। देखिए ध्यान रखना, जो चुनावों में परिणाम आए, परिणाम कुछ इस तरह से आए कि 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को, और 15 अन्य छोटे दलों को और निर्दलीय पॉलिटिकल लीडर्स को, ठीक है, निर्दलीय राजनीतिक ठीक है नेताओं को मिली। निर्दलीय का मतलब है जो किसी भी दल से नहीं होते, ठीक है, उनको हम निर्दलीय कहेंगे। अब इसका भी आप क्लासिफिकेशन कर लेंगे 15 का। 15 का जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो 15 में ध्यान रखना है आपको, 8 तो है निर्दलीय, 8 तो है निर्दलीय, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। 8 है निर्दलीय मेरे भाई, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है ही नहीं है, निर्दलीय है पूरी तरह से। ठीक है, मतलब ये ऐसे नेता हैं जिनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता है,
जो व्यक्तिगत रूप से जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल करते हैं, उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे 8 लोग हैं। और 7 जो है वह 7 छोटे दल हैं, छोटे दल जिनको एक एक सीट मिली है। ठीक है, अब यहां पर ये जो 7 छोटे दल हैं, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 7 छोटे दलों में से किस दल को कितनी सीटें मिली और वे दल कौन कौन से थे। कभी निर्दलीय उम्मीदवारों के आज तक नाम नहीं पूछे गए, लेकिन 7 छोटे दलों के नाम पूछे जाते हैं। शायद वो 7 छोटे दल भी आपको नहीं पता होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। एक कृषक प्रजा पार्टी को सीट मिली। कृषक प्रजा पार्टी आपको पता है, कृषक प्रजा पार्टी, ये वही कृषक प्रजा पार्टी है जिसने बंगाल में सरकार बनाई थी। ठीक है, फजलुल हक वाली कृषक प्रजा पार्टी। एक मिली यूनियनिस्ट पार्टी, सिकंदर हयात कहां की, जिसने पंजाब में सरकार बनाई थी 1937 के चुनावों में, याद आया, तो यूनियनिस्ट पार्टी। अब आप एक सीट यूनियनिस्ट मुस्लिम्स पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, एक सीट यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट। ठीक है, एक सीट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, एक सीट। एक सीट मार्क्सवादी पार्टी, आज भी भारत में मार्क्सवादी पार्टी है, आज तो इनका अस्तित्व खत्म हो गया, मार्क्सवादी पार्टी का, मार्क्सवादी पार्टी। और एक सीट सिख पार्टी, सिख पार्टी जिसको आप नॉन कांग्रेस भी कहते हैं, नॉन कांग्रेस, सिख पार्टी नॉन कांग्रेस। देखना भैया, टोटल 7 सीटें हुई या नहीं, देखना मेरे भाई, 7 सीटें हुई, 1 2 3 4 5 6 7, जी हाँ। तो टोटल ये जो 7 छोटे राजनीतिक दल है ना, इनका डेटा मैंने आपको यहां पर रख दिया कि 7 छोटे राजनीतिक दलों में एक कृषक प्रजा पार्टी को, एक यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम्स, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, मार्क्सवादी पार्टी और सिख पार्टी नॉन कांग्रेस, सिख पार्टी नॉन कांग्रेस। अरे यार, आज एसी नहीं चल रही क्या? चलिए जी भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो, मेरा एक सीधा सा फंडा है, ठीक है, और वो ये है कि आप पूरी कोशिश करोगे क्लास में आप याद करके जाओ। अगर आपको बाद में याद करना पड़े यार, तो कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान रखना, हमारे इस लेक्चर का और इतने आराम आराम से पढ़ाए जाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप आज का टारगेट पॉलिटी का आज ही क्लास में कंप्लीट करो, पॉलिटी का आज का टारगेट आज क्लास में कंप्लीट करना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये बात सभी को ना केवल ध्यान रखनी है, बल्कि बहुत अच्छे से इस बात को जो है ना, तुम लोगों को बच्चे अपने, ठीक है, दिलो दिमाग में उतार लेना है। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए संविधान सभा के लिए, अक्टूबर नवंबर 1946 में परिणाम आया, 296 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। अच्छा, 93 सीटों के लिए चुनाव क्यों नहीं हुए, मैं आपसे पूछता हूँ। 93 सीटों के लिए, क्योंकि सर उन पर चुनाव नहीं होना था, उन सीटों पर क्या होना था, मनोनयन होना था। इसलिए बोला जाता है कि संविधान सभा आंशिक रूप से मनोनीत और आंशिक रूप से निर्वाचित एक निकाय थी। क्यों बोला जाता है, बस मुझ में आगे। अब 296 सीटों का आपने क्लासिफिकेशन देख लिया, ये इस तरह से हुआ है, मतलब संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है, अब ये संविधान सभा का गठन हो गया, ठीक, बहुत अच्छे से। अब संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी, क्योंकि गठन हो गया संविधान सभा का, 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, ये सारी चीजें हुई। अब हम आगे बात करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली के लिए भाई। अब संविधान सभा की फंक्शनिंग स्टार्ट होती है, फंक्शनिंग स्टार्ट होती है। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली स्टार्ट होती है, ठीक है, जरा इस बात को समझना कि वो कैसे कार्यप्रणाली स्टार्ट होती है संविधान सभा की, यहां पर फोकस करना। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली में मेरे प्यारे बच्चे शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर को, लेकिन इससे पहले ही संविधान सभा का गठन हो रखा होता है, ये ध्यान रखना। अगर मैं गठन की बात करूं तो संविधान सभा का गठन पहली बैठक से पहले ही हो रखा होता है, 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया, गठन हो गया। गठन होने के बाद फिर पहली बैठक हुई,
पहली बैठक हुई, और ये जो पहली बैठक हुई संविधान सभा की, ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। अब यहां से फैक्ट आएंगे, अब फैक्ट आएंगे तो आप कहेंगे सर इस किताब में ये लिखा है, इस टीचर ने ये पढ़ाया है, इस टीचर ने ये पढ़ाया है, तो मैं आपके सारे डाउट दूर करूंगा। पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, सब लोग यहां पर ध्यान रखना, जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, ये बैठक एक ऐसी बैठक थी जिसमें संविधान सभा के सदस्यों ने अभी तक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं किया था, उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं किया था। मतलब 9 दिसंबर को पहली बैठक हो गई, तो ऐसे में संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य, वो अध्यक्ष बना दिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष बना दिए हमने, ठीक है, इस बैठक में। और इस बैठक में सदस्य, ठीक है, बहुत कम रहे, बेसिकली केवल 211 सदस्यों ने ही पार्टिसिपेट किया, ये हकीकत बात है, ठीक है। अब आप सोच के देखो, 389 लोगों में से यार केवल 211, मतलब मोटा मोटा आधे से कुछ ही ज्यादा हुए, आधे सदस्य अनुपस्थित हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि इस पहली बैठक का एक तो मुस्लिम लीग ने विरोध किया, और दूसरा देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने मना कर दिया कि भाई हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो उनसे पूछा गया कि भाई बताओ तो सही, क्यों तुम इसमें शामिल नहीं होगे, क्या रीजन है? ठीक है, तो उन्होंने कोई रीजन नहीं बताया, और रीजन ये था मेरे प्यारे भाई, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा तो फिर इन राजे महाराजाओं को पूछने वाला कौन है? इन राजे महाराजाओं को कौन पूछेगा अगर लोकतंत्र स्थापित हो गया? क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता का शासन होता है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही सब कुछ है, तो इनको कोई पूछने वाला है नहीं। ऐसी स्थिति में तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ है, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई है, और पहली बैठक में, ठीक है, जो सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है, जो सदस्यों ने भाग लिया है पहली बैठक में, उनकी संख्या है 211। अब 211 सदस्यों ने जो भाग लिया, इनमें से आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या हुआ है, ठीक है ना? जी हाँ, ध्यान रखना है क्या क्या हुआ है। तो नंबर फर्स्ट, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, बायकॉट। मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया, बहिष्कार किया बच्चे, बहिष्कार किया कि हम नहीं मानते ऐसी किसी संविधान सभा को, जबकि ठीक है खुद संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ी है, 73 सीटों पे जीती है ना। शुरुआत में तो विरोध था कैबिनेट मिशन का, क्योंकि कैबिनेट मिशन के सामने इसने वही मांगे उठाई कि पाकिस्तान का निर्माण करो, ठीक है, लेकिन फिर इसने स्थिति को समझा। देखो ऐसी नालायक पार्टी है, फिर इसने स्थिति को समझा कि अरे यार, अगर मान के चलो कि सब कैबिनेट मिशन के साथ है, कांग्रेस कांग्रेस जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर हम नदारद रहे तो हो सकता है कि फिर हम चुनाव भी ना लड़ पाए। तो ऐसी स्थिति में अभी चुपचाप मान लो, सांप्रदायिक निर्वाचन को ही ठीक ठाक मान लो, अपना बाप मान लो सांप्रदायिक निर्वाचन को, और इसी के आधार पर संतुष्ट होने का दिखावा करो। लेकिन असली चेहरा कब दिखाएंगे? जब बैठकें स्टार्ट होंगी संविधान सभा के, और जब वहां पे हम नारेबाजी करेंगे और संविधान का निर्माण नहीं होने देंगे, तब हम अपना असली चेहरा दिखाएंगे, है ना। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने सीधे बाइकआउट कर दिया। और दूसरा, देसी रियासतों के अधिकांश प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, इसलिए इतनी संख्या कम रही। देसी रियासतों के अधिकांशतः प्रतिनिधियों ने भाग लेने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, इनकार कर, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बताऊं, कुछ किताबें ऐसी हैं, इंटरनेट, इनफैक्ट गूगल पे भी 208 मिलेंगे सदस्य, ठीक है, क्योंकि ठीक गूगल वगैरह का ये मानना है, जिसने भी गूगल पे डाला है, हम जैसे लोग ही गूगल पे डालते हैं, तो उसका मानना ये है, ठीक है, गूगल का, ये ध्यान रखना कि 208 सदस्य थे ना कांग्रेस के, तो केवल कांग्रेस के 208 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया और किसी ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि ये मानना बिल्कुल गलत है बेटा। कुछ जो निर्दलीय लोग थे, उन निर्दलीय लोगों ने भी हिस्सा लिया है, ये ध्यान रखना। कुछ निर्दलीय लोग जो थे, उन निर्दलीय लोगों ने भी हिस्सा लिया है। तो इस तरह से पहली बैठक में जिन सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया, उनकी संख्या 211 थी, लेकिन इतनी कम क्यों थी? इसके पीछे आपसे रीजन पूछा जाए तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया और देसी रियासतों के अधिकांश प्रतिनिधियों ने भी भाग लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। फिर भी ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों ने अपने बीच में से फिर भी क्या किया कि सबसे वरिष्ठ सदस्य को, सबसे वरिष्ठ सदस्य को
और वो सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा को, ठीक है ना। अस्थाई अध्यक्ष, सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थाई अध्यक्ष, अध्यक्ष, और फ्रैंक एंथोनी को अस्थाई उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ठीक है, इसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था, इसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ, बस ऐसे ही कर लिया, क्योंकि देखो बैठकों को, ठीक है, संचालित करने के लिए कोई ना कोई अध्यक्ष चाहिए। बिना अध्यक्ष की कोई भी बैठक संचालित नहीं हो सकती, है ना। तो बिना अध्यक्ष की बैठक संचालित नहीं हो सकती, तो इसलिए अध्यक्ष हमें चाहिए चाहिए बैठकों को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमने इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष हमने, ठीक है, यहाँ पे नामित किया, नॉमिनेट किया इस तरह से। अब देखो एक बात बताओ, देखिए दूसरा बहुत ज्यादा विवाद है। एक तो सदस्य मैंने बता दिया 211 हैं, ठीक है, निश्चित है। आप जो पूरी संविधान की कार्य प्रणाली है ना, एक्चुअल जो डॉक्यूमेंटेशन है, आप उसको देख लीजिए, वहां पर ये मिलेगा। चलो, तो एक बार सभी लोग थम्स अप करो, फिर मैं कुछ आपको एक दो चीजें बताऊंगा, आगे बढ़ेंगे फिर हम, ठीक है। अब ये सब मत करो, विकास कह रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आता है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हम पहली बार इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। जी, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं आपको बताता हुआ चला जाऊंगा कि कहाँ, ठीक है ना, कहाँ पर क्या बोला गया है, कहाँ पर लोगों ने गलतियां की हैं, कहाँ पर बुक्स ने गलती की है, ठीक है, उसको मैं साथ के साथ आपको करेक्ट करता हुआ चला जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब एक कह रहे हैं कि सर जो अस्थायी उपाध्यक्ष हैं वो एस सी मुखर्जी। एस सी मुखर्जी बेटा इस बैठक में नहीं है, ठीक है, जो अगली बैठक होगी, ठीक है, उसमें एस सी मुखर्जी है। सर राइटिंग अच्छी, बेटा राइटिंग मेरी ऐसी ही है, अब जैसी भी है, ठीक है, मुझे माफ करो मेरे प्यारे बच्चे, मैं बोलता हूँ, ठीक है, साथ के साथ वहां पर आप सुनते हुए चले जाओ, ठीक है, जब मैं साथ के साथ बोलता हूँ वहां पे सुनते हुए चले जाओ, ऐसी ही है बेटा, ठीक है। मेरी राइटिंग खराब है, इसलिए मेंस में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते थे, ये आप सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरा जड़ावट के साथ में लिखूं, अच्छे से भी लिखूं। इसलिए आपने देखा होगा कई बार मात्राओं को सही करना, धीरे धीरे लिखना मैं करता हूँ, धीरे धीरे मैं सुधार कर लूंगा अपने आप में। और बताओ, अच्छा, और बाकी के लोग कह रहे हैं सर हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। चलिए, ठीक है जी, थैंक यू। अरे ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, आज के लिए इतना इनफ है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले, ठीक है, हमने विविल प्लान, हमने शिमला सम्मेलन, उससे पहले हमने अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन ये पढ़ लिया। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, विविल प्लान, शिमला सम्मेलन, ये क्यों लाए गए, इनके पीछे लाई जाने के कारण क्या थे, वो सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से समझ ली। आज हमने कैबिनेट मिशन पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं, हमारे पास 3-4 मिनट बची हुई हैं। कैबिनेट मिशन ये आया था 24 मार्च 1946 को, याद हो गया, 24 मार्च 1946 को आया, ठीक है। ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 16 मई 1946 को, ठीक है ना। इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस भारत राज्य सचिव थे, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था उस समय, ठीक है। तो ये 3 लोगों के द्वारा लाया गया, ये 3 सदस्यीय मिशन था। लेकिन पता है इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों ही उस समय ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। ये 3 सदस्यीय मिशन था, और तीनों ही उस समय ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा नहीं होगा, भारत राज्य सचिव को कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाता था। जो
भारत राज्य सचिव होता था उसको कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता था। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में रखनी है ना, क्लियर है। चलो, और ये भारत राज्य सचिव के पद का जो सृजन किया गया है, भारत राज्य सचिव का पद, ठीक है, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, इसी के आधार पर हमने भारत राज्य सचिव और उसके 15 सदस्यीय एक परिषद की स्थापना की थी। उससे पहले भारत में कंपनी का प्रशासन चलाने के लिए दो संस्थाएं होती थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इन दो संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाता था जो भारत का प्रशासन चलाया जाता था। ठीक है ना, तो इसलिए 1858 के भारत शासन अधिनियम में इन दोनों को समाप्त कर दिया, तो कहा जाता है कि भारत से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए, तो 3 सदस्यीय मिशन था, तीनों ही ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए कैबिनेट मिशन कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि क्यों कैबिनेट मिशन कहते हैं, तो इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहते हैं, क्योंकि तीनों ही क्या थे, ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान रखना कि टोटल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, जो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी। इसमें से जो इलेक्टेड थे, निर्वाचित थे, वो 296 थे। ठीक है, ये 296 जो है ये ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आने हैं, ये ध्यान रखना। 296 ये ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आने हैं, 296 सदस्य, और इनके लिए इलेक्शन होना है, इनके लिए निर्वाचन होना है। इन 296 का हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, 292 प्लस 4, 292 गवर्नर के प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से आने हैं। ठीक है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, नहीं था, नहीं था। ठीक है, तो फिर क्या था भैया, ठीक है बोलो, तो फिर क्या था कि प्रांतीय विधानसभा के चुनावों में, ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसमें उन लोगों ने वोट किया था। 93 सदस्य प्रिंसली स्टेट, देशी रियासतों से आने थे, इनका मनोनयन होना था, ये मनोनीत होने थे। इसलिए संविधान सभा के बारे में बोला जाता है आंशिक रूप से मनोनीत और आंशिक रूप से निर्वाचित एक निकाय थी। ठीक है, ये आंशिक रूप से मनोनीत और आंशिक रूप से निर्वाचित एक निकाय थी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई इशू तो नहीं किसी को किसी भी तरह का। ठीक है, अब टोटल संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। इस्माइल का रीजन बताऊंगा, एक सेकंड रुकना। टोटल 389 थी, 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे, 292 गवर्नर वालों से, 4 चीफ कमिश्नर वालों से। वो 4 चीफ कमिश्नर वाले प्रांत कौन से थे, अगर आप ये लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूं। वो 4 चीफ कमिश्नर वाले प्रांत, दिल्ली था एक, दूसरा ब्रिटिश बलूचिस्तान था, जिसको आज का बलूचिस्तान कहते हैं, उसको उस समय ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा जाता था, ब्रिटिश बलूचिस्तान था। अजमेर मारवाड़ था, ठीक है, अजमेर मारवाड़ था। ऊपर करो थोड़ा सा, अजमेर मारवाड़ था। और चौथा आपका कुर्ग था। ठीक है, ये था चौथा, कुर्ग था, अजमेर मारवाड़ था, ब्रिटिश बलूचिस्तान था, तो ये था मेरे प्यारे बच्चे, और दिल्ली था। और दिल्ली था, तो ये टोटल जो है ना, ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर वाले प्रांत थे। अब आते हैं भैया गवर्नर वाले प्रांतों की संख्या कितनी थी, 11। 11 गवर्नर वाले प्रांत आप खुद लिख लेंगे, बोलो 11 गवर्नर वाले प्रांत आप खुद लिख लेंगे, क्योंकि ये जो 11 गवर्नर वाले प्रांत थे ऋषिपाल, ये कौन से थे, ये वही, ठीक है, जिनमें मैंने बताया कि 6 में कांग्रेस जीती है, और मुख्यमंत्री कौन रहा है वो भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन मुख्यमंत्री बना है। ठीक है ना, तो ये वो ही 11 हैं। आप यहाँ पे 11 गवर्नर वाले प्रांत भी लिख लेंगे, तो 11 गवर्नर के प्रांतों से बेटा 292 सीट है, और 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से केवल 4 सीट है यहाँ पर आई थी। ठीक है जी, मैंने लिख दिया, जनता ने संविधान सभा के 296 सीटों के लिए चुनाव नहीं किया, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने प्रांतीय विधानसभाओं में, ठीक है, चुनाव किया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया था, मुस्लिम, सिख और वह सामान्य में सीटों का निर्धारण किया गया था, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का निर्धारण था, ये मैंने लिख दिया है। और कैबिनेट मिशन ने पूर्णतः पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। बस इसी ने मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर दिया था। फिर चुनाव हुए, अक्टूबर नवंबर 1946 में उसका रिजल्ट आया, और ये है बच्चे ध्यान रखना, 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, 15 अन्य छोटे व प्लस निर्दलीय दलों को। 7 छोटे दल हैं, 8 निर्दलीय हैं, और ये जो 7 छोटे दल हैं उनका डेटा आपका ये रहा। ठीक है, कार्यप्रणाली को मैंने अभी समझाया, फिर इसके बाद फिर मैं जो अगली बैठक होंगी उनकी मैं कल को समझाऊंगा, अगली बैठकों को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।